Hello everyone, welcome to this lecture on technical communication. So in this lecture we are going to discuss about the writing process. What writing process involves. Basically we are going to discuss about drafting, revising as well as editing process. So let us start this lecture. So first of all let's take a brief outlook of the writing process that is having drafting, revising as well as editing. So first of all, what we can include in drafting is what you can and what your instructor will expect. Produce effective writing through brainstorming. So in drafting बेसिकली हमें क्या करना है, हमें अपने आइडियाज को इस तरह से ब्रेनस्टॉर्म करना है, यानी अपने आइडियाज को एक ऑर्गेनाइज या अनऑर्गेनाइज वे में चीज़ों को रखना है और उससे इंस्ट्रक्टर की मदद से या अपने फ्रेंड्स की मदद से जो कि उसका कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट का हिस्सा है, उस राइटिंग का हिस्सा है, और उनकी मदद से हम लोग डिफरेंट आइडियाज़ को एक स्टेटमेंट में बदलेंगे और चीज़ों को ड्राफ्ट करेंगे. सो बेसिकली ड्राफ्टिंग विल इंक्लूड व्हाट यू कैन एंड व्हाट योर इंस्ट्रक्टर विल एक्सपेक्ट एंड प्रोड्यूस इफेक्टिव राइटिंग थ्रू ब्रेनस्टॉर्मिंग. उसके बाद जो सेकेंड हमारा इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन होगा वो होगा रिवाइजिंग. तो क्या व्हाट डज इट मीन टू रिवाइज, ये हम देखेंगे. देन व्हाई रिवीजन इज इम्पोर्टेंट एंड हाउ टू गो अबाउट रिवाइजिंग द कंटेंट. ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से होना चाहिए, स्टाइल किस तरह से होना चाहिए राइटिंग का, वो सब हम रिवाइजिंग में देखेंगे ड्यूरिंग द राइटिंग प्रोसेस. एंड द थर्ड वन इज एडिटिंग. यहाँ पे अपनी खुद की राइटिंग का हम एडिटिंग करेंगे और ये पता करेंगे किस एरिया में हमने कमियां की हैं और उन प्रॉब्लम एरियाज को हमने कैसे काउंटर किया है. सो एडिटिंग योर ओन राइटिंग एंड हेल्पिंग योर आइडेंटिफाई एड्रेस द स्पेसिफिक प्रॉब्लम एरियाज. ओके, so what could be the writing expectations? So in the early stage of life you might have written essays. हमने अर्ली स्टेज लाइफ में ऐसे लिखे होंगे जिनकी लेंथ कुछ इतनी ज़्यादा कंसिडरेबल नहीं होती और ना ही उसकी जो डेप्थ होती है वो ज़्यादा कंसिडरेबल होती है. जैसे कि सपोज करो आपने दिवाली के ऊपर एक ऐसे लिखा होगा, तो वहाँ पे हम चीज़ों को सिर्फ डिस्क्राइब करते हैं, उसकी जो डेप्थ है और वो नॉलेज है वो हम उसमें नहीं दे पाते हैं. और वहाँ पे इंस्ट्रक्टर भी हमसे इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता है कि आप इतना सब लिखें. The main aim is to just know how to write the minimum requirement. But when you go in further higher degrees, तो वहाँ पे आपसे एक डेप्थ एक्सपेक्ट की जाती है और इंस्ट्रक्टर भी आपको उस वे में हेल्प भी करता है और ये जो लेंथ है वो कंसिडरेबल अमाउंट में बढ़ती है. सो इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द एसे. फर्स्ट पॉइंट कुड बी. देन एक्सपेक्टेशंस इन द डेप्थ ऑफ द थॉट रिफ्लेक्टेड इन योर राइटिंग. सो आपकी राइटिंग में उस थॉट का डेप्थ, उसकी जो गहराई है वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए और जो ग्रामेटिकल कंसिडरेशंस या करेक्शंस है ऑब्वियस है वो आपके इसमें ऑलरेडी पता होने चाहिए, ऑलरेडी प्रेजेंट होने चाहिए. देन लेवल ऑफ हेल्प फ्रॉम आवर इंस्ट्रक्टर एंड फ्रेंड्स विल बी डिफरेंट. जैसे कि मैंने पहले कहा कि यहाँ पे लेवल ऑफ हेल्प जो है इंस्ट्रक्टर और फ्रेंड से कुछ डिफरेंट रहेगी, कुछ डेप्थ में रहेगी. ओके, नाउ एक्सपेक्ट मोर इंडिविजुअल टाइम फ्रॉम द इंस्ट्रक्टर. तो इस दौरान जब आप लिखते हो तो आप मोर इंडिविजुअल टाइम इंस्ट्रक्टर्स के साथ स्पेंड करते हो. उसके बाद में उस डेप्थ को पता करते हो और ये पता करते हो कि आपका जो राइटिंग ड्राफ्ट है वो क्लियरली सही है या नहीं है, अप टू द रीडर एक्सपेक्टेशंस है या नहीं है. ओके, एक्सपेक्ट मेंबरशिप इन कम्युनिटीज मेड अप ऑफ योर इंस्ट्रक्टर क्लासमेट्स इन्वॉल्व इन राइटिंग. तो आप ये चीज़ भी एक्सपेक्ट करो कि जब आप राइटिंग लिख रहे हो तो आप हेल्प लो अपने एक समूह का जो राइटिंग में एक्सपर्ट्स हैं और साथ में जो इंस्ट्रक्टर जिन्होंने आपको वो असाइनमेंट प्रोवाइड करवाया है. देन थॉटफुल इन्वॉल्वमेंट इन राइटिंग प्रोसेस. तो एक एक्सपेक्टेशंस अपने से ये रखो कि आप जो राइटिंग प्रोसेस कर रहे हो उसमें एक सोच और एक समझ के साथ आपको चलना है, एक थॉटफुल प्रोसेस के साथ में चलना है. आपको ऐसे ही चीज़ें ब्लाइंडली नहीं करनी है. यू हैव टू फॉलो अ सम थॉट प्रोसेस. सो लेट अस सी व्हाट थॉट प्रोसेस वी हैव टू फॉलो. So first of all let's start with drafting the subject. So basically यहाँ पे हम लोग टॉपिक के बारे में बात करेंगे या सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे जो जिसके बारे में हम लिखने वाले हैं. तो उसको किस तरीके से हम मॉनिटर करने वाले हैं, किस तरीके से उसका थॉट प्रोसेस करने वाले हैं, उसको हम देखेंगे. तो सबसे पहले तो लेट अस कंसिडर अ सिचुएशन जहाँ पे आपके पास में आपने इंटरेस्ट का टॉपिक चूज किया. अगर आपने अपने इंटरेस्ट का टॉपिक चूज किया सो इट वुड बी अ वेरी
सिंपल, बिकॉज आपको उस टॉपिक में इंटरेस्ट है, इसलिए आपने उस टॉपिक को इंटरेस्ट किया है, उस टॉपिक को चूज किया है, एंड यू विल बी वेरी इंथुजियास्टिक टू राइट अबाउट दैट टॉपिक. इंस्टेड अगर मैं आपसे कहूं कि आई विल असाइन यू अ टॉपिक दैट डज नॉट इंटरेस्ट यू, ओके, इफ आई असाइन यू अ टॉपिक दैट डज नॉट इंटरेस्ट यू, देन व्हाट, हाउ विल यू डेवलप द राइटिंग स्किल्स ओवर देयर. ओके, फॉर दैट सबसे पहले तो आप ये सोचो कि वो टॉपिक आपको इंटरेस्ट क्यों नहीं दे रहा है. व्हाई डज दिस टॉपिक डज नॉट इंटरेस्ट यू. थिंक थ्रू व्हाई इट डज नॉट इंटरेस्ट यू. देन थिंक व्हाई इट इज अनइम्पॉर्टेंट. ओके, उसके बाद में आप क्या करोगे, व्हाट इज रिलेटेड टॉपिक एंड मोर इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग. अब उसी टॉपिक से ऐसा कोई रिलेटेड टॉपिक है उसके आसपास का जो कि मोर इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है, या मोर इम्पॉर्टेंट है, मोर इंटरेस्टिंग है, ठीक है, जो आपको पसंद है, तो उसको खोजने की कोशिश करो. ठीक है, जैसे कि आपको कोई एक टॉपिक दे दिया मैंने, तो आपको उस टॉपिक पे तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा, लेकिन उस टॉपिक से रिलेटेड कई सारे ब्रांचेस होंगे, तो उस ब्रांचेस में से जैसे कि आपको इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, तो आपको अब क्या करना है, उस चीज़ को पहले ढूंढना है कि जिसमें आपका इंटरेस्ट आ रहा है, और इस इंटरेस्ट से इस चीज़ पे वापस, इस इंटरेस्ट से उस टॉपिक पे आना है जो टॉपिक आपको असाइन किया गया है. ओके, सो व्हाट इज रिलेटेड टॉपिक मोर इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग. देन कैन यू रिलेट मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑन द असाइन टॉपिक. ठीक है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो असाइन टॉपिक है और जो टॉपिक आपका इंटरेस्ट वाला है उसको रिलेट करने की कोशिश करो, उसके और इसके बीच में एक रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करो, जिससे कि आप चीजों को इंटरेस्टिंगली लिख सकें. कम अप विद द एंगल दैट यू कम अप विद द एंगल एंड टॉक टू योर इंस्ट्रक्टर अबाउट इट. और किसी एक एंगल से आप उस चीज पे आए कि सर अगर मैं यहां से इस टॉपिक पे जाऊं और इन चीजों को एनालाइज करूं, सो एम आई राइट. सो कम अप विद एन एंगल एंड टॉक टू योर इंस्ट्रक्टर अबाउट इट. ओके, नाउ नेक्स्ट, अब आपने टॉपिक चूज तो कर लिया. अब सपोज करो टॉपिक आपका काफी इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग है, लेकिन फिर भी आपको और थोड़ा उसमें थॉट प्रोसेस डालना है, और थोड़ा उससे नोट्स लेने हैं, और टॉपिक को और थोड़ा अच्छा बनाने की कोशिश करनी है. ओके, सो टॉपिक माइट बी इंटरेस्टिंग एंड एंगेजिंग, स्टिल डू सम थिंकिंग एंड टेक नोट्स. ठीक है, आप एक पेपर शीट, ग्रैब अ शीट ऑफ पेपर, एक पेपर को ग्रैब कीजिए, उसमें लिखो कि आपका इनिशियल थॉट सब्जेक्ट के बारे में क्या आया था, और उसके बाद में जब आपने मॉडिफिकेशन किए तो सब्जेक्ट में क्या मॉडिफिकेशंस आप कर पाए. सो ग्रैब अ शीट ऑफ पेपर एंड राइट डाउन योर इनिशियल एंड सब्सिक्वेंट थॉट ऑफ द टॉपिक. ठीक है, और तब तक सोचते रहो जब तक आपको ये न लगे कि आपने वो एंगल डिटरमिन कर लिया जहां से आपको उस टॉपिक पे अप्रोच करना है. सो जस्ट कीप थिंकिंग एंड रिकॉर्डिंग अंटिल यू डिटरमिन द एंगल फ्रॉम विच यू वांट टू अप्रोच द टॉपिक. ओके, एक बार आपने ये डिटरमिन कर लिया, वंस यू हैव डिटरमिन द अप्रोच यू विल टेक एंड बेसिक स्टेटमेंट अबाउट इट. अब आप क्या करोगे, अब आपके दिमाग में टॉपिक तो क्लियर हो गया, अब उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को आप कलेक्ट करना शुरू करोगे. तो सेकंड स्टेप वुड बी यू कैन बिगिन विद नैरोइंग इंफॉर्मेशन यू विल प्रेजेंट अबाउट द टॉपिक. तो जो जो टॉपिक के बारे में आप इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना चाहते हो उसको आप नैरो डाउन करना शुरू कर दोगे और इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना शुरू कर दोगे. ओके, बिगिन थिंकिंग अबाउट व्हाट योर रीडर नीड्स टू नो टू अंडरस्टैंड योर पोजिशन. सी बेसिक यहाँ पे हमें राइटिंग के वक्त हमेशा ध्यान रखना है दैट वी आर फोकसिंग ऑन द रीडर. सो वट एवर यूर राइटिंग, फोकस ऑन द रीडर, दैट रीडर शुड अंडरस्टैंड व्हाट योर पोजिशन इज. ओके, नेक्स्ट, now let's go to the reader perspective. See, it is the reader that determines more about your writing than any other. Okay, because see, anywhere it is the audience that will determine what we have to perform, what we have to write, what we have to speak. अगर हम स्पीकिंग की बात करें तो लिसनर क्या सुनना चाहता है उसके ऊपर हमारा स्पीकिंग स्किल्स डिपेंड करेगा. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट राइटिंग, रीडर क्या पढ़ना चाहता है वो चीज हमें मैटर करेगा. तो बेसिकली इट इज द रीडर दैट डिटरमिन्स द मोर अबाउट द राइटिंग देन एनी अदर. ठीक है,
बिकॉज ऑडियंस हैव लार्ज इम्पैक्ट ऑन व्हाट पीपल से। ओके, जो लोग सभी लोग कहते हैं उसका जो इम्पैक्ट है वो ऑडियंस पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। और ऑडियंस पे ये ध्यान रखना, जब आप रीडर एज अ रीडर होते हो तो आप चाहते हो कि आपको जो सारी जो चीज़ें हैं वो क्लियरली विजिबल हो, आपको ज़्यादा वहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग की ज़रूरत ना पड़े, ज़्यादा आपको दिमाग ना लगाना पड़े। ओके, लूसिड हो, क्लियर हो, ठीक है, तो वो आप उस चीज़ को अच्छे से पढ़ोगे। अगर उसमें इतने सारे पजल्स और इतने सारे लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस, अगर लॉजिक्स होंगे जिसको आपको सॉल्व करना पड़े, ठीक है, उसमें सॉल्व करके नहीं दिया हुआ, उसमें आपको सॉल्व करना पड़े, सो दैट डॉक्यूमेंट विल बिकम डिफिकल्ट टू यू। जैसे कि अगर मैं एक मोबाइल का ब्राउज़र बना रहा हूँ, तो अगर मोबाइल फ़ोन का दे दिया और पार्ट्स बताया नहीं कि कौन सा पार्ट क्या है, तो क्या मैं बैठ के सोचूंगा? नहीं। आई नीड एवरी पार्ट टू बी देयर। ओके, सो वी डोंट नीड टू राइट समथिंग दैट विल कॉज द रीडर टू बी पजल्ड। ओके, so most reader do not want to figure out meaning or puzzle of your writing। तो मैक्सिमम जो रीडर रहते हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि आपका जो राइटिंग है उसके जो मीनिंग है और पजल है, हाँ, वो बैठ के वो सॉल्व करते रहें। दे वांट सिंपल थिंग्स। रीडर्स वांट वेल प्रेजेंटेड इंटरेस्टिंग एक्सपोजिशन ऑफ द सब्जेक्ट। आप किस तरीके से उसको वेल प्रेजेंट करते हो, किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन करते हो, वो रीडर को बहुत इफेक्ट करता है। अगर आप अपने राइटिंग को ऑर्गेनाइज नहीं रखोगे तो योर रीडर विल नॉट बी हैप्पी एंड योर राइटिंग विल नॉट बी सक्सेसफुल। सो रीडर वांट अ वेल प्रेजेंटेड इंटरेस्टेड एक्सपोजिशन ऑफ द सब्जेक्ट। A well written article does not leaves no gaps for the reader to fill in। तो ये बात ध्यान रखना, जब आप एक आर्टिकल को अच्छे से लिखते हो तो उसमें क्या होगा कि रीडर के पास में कोई गैप नहीं होगा फिल इन करने का। ऐसा नहीं कि रीडर बैठ के सोचता रहे कि ये ऐसा होगा कि नहीं होगा, ये ऐसा होगा कि नहीं होगा, फिर वो फिलअप करने की कोशिश करे। नहीं, आपका राइटिंग इतना क्लियर होना चाहिए दैट रीडर शुड अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वर्ड क्लियरली एंड लूसिडली। थिंक ऑफ रीडर एज डिमांडिंग but interested party to every stage of the writing process by trying to anticipate readers' questions and concerns you write। बेसिकली राइटिंग के हर स्टेज पे आपको ये देखना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा कि रीडर उस समय क्या सोच रहा है और वो आगे आने वाले इवेंट्स में क्या क्वेश्चन पूछने वाला है, और उन क्वेश्चन को आपको अपनी राइटिंग में आंसर करने की कोशिश करनी है। ऑलराइट, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट। नाउ ड्राफ्टिंग में राइटर एंड मैसेज के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली फाइनली जो शेप देने वाला है वो राइटर ही है। सो इट इज अ राइटर हु मेक्स द मीनिंग थ्रू द चॉइसेस। ओके, और राइटर ही हमें ये बताएगा कि टॉपिक के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है। सो इट इज अ राइटर हु टेल्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट अबाउट अ टॉपिक। ओके, और राइटर की जो स्टेटमेंट्स हैं डेट आर सपोर्टेड बाय रीजनिंग, एग्जाम्पल्स, इन्फॉर्म्स रीडर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट, राइटर को रूल्स ऑफ इंग्लिश को फॉलो करना चाहिए। ऑर्गेनाइजिंग सेंटेंसेस, पैराग्राफ्स, हर पैराग्राफ के बाद में एक कंक्लूजन टाइप का उसमें होना चाहिए। एग्री और डोंट एग्री बट शैल अंडरस्टैंड द पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो बेसिकली रीडर आपके विचारों से एग्री हो या नहीं हो, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट दे शुड अंडरस्टैंड द पॉइंट ऑफ व्यू दैट यू वांट टू एक्सप्लेन थ्रू योर राइटिंग। ओके, ऑलवेज हमें याद रखना है कि सब्जेक्ट, राइटर और रीडर, इन तीनों के इंटरसेक्शन को ही हम मैसेज, इन तीनों को साथ में लेके ही अगर हम मैसेज को लिखेंगे तो ही हमारे मैसेज का जो वेट है वो ज़्यादा होने वाला है। ओके, सो द इंटरेक्शन ऑफ राइटर, सब्जेक्ट एंड रीडर क्रिएट्स द मैसेज। ओके, सो व्हेन यू हैव स्किल्स टू कम्युनिकेट योर पॉइंट अबाउट अ गिवन सब्जेक्ट, ओके, करेक्टली एंटिसिपेट द रीडर ऑब्जेक्शन एंड बायसेस। तो हमें करेक्टली ये एंटिसिपेट करना है कि रीडर जो है उसको कहाँ पे ऑब्जेक्शन आ सकता है और कहाँ पे वो बायस हो सकता है, वो हमें यहाँ पे से क्लियरली पता होना चाहिए। एंड देन बेस्ड ऑन दैट वी हैव टू राइट। अनदर main important part of drafting is brainstorming, which would include the components of writing. So there are different kind of brainstorming. First one is free writing. Free writing में basically without thinking about anything, without thinking about correctness, without thinking about accuracy,
what you have to do is you have to write continuously on a topic for a set period of time. Okay, so basically free writing is nothing but writing continuously on a topic for a set period of time without concern for correctness or accuracy. वहीं पे लूपिंग जो होता है, लूपिंग देखो बेसिकली हम प्रोग्राम्स में भी लूपिंग को देखते हैं कि अगर कंडीशन सही हुई तो हमारा लूप चलता रहता है और अगर कंडीशन गलत हुई तो लूप से हम बाहर आ जाते हैं. तो उसी तरीके से सपोज यू हैव अ पर्टिकुलर टॉपिक, आपने पर्टिकुलर टॉपिक रख दिया, आप उस पर आइडियाज आप कंटिन्यूसली ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं, कंटिन्यूसली आइडियाज फेंक रहे हैं. लेकिन अगर कोई भी टॉपिक से बाहर का आइडिया होगा, यानी कि लूप से बाहर का आइडिया होगा, उसको तो हम बाहर निकाल देंगे. लेकिन अगर कोई टॉपिक से रिलेटेड आइडिया हो तो अब उस टॉपिक से हम एक और आइडिया जनरेट करेंगे. तो इस तरीके से जो प्रीवियस फ्री राइटिंग से आइडिया आया है उस तरह हम दूसरा आइडिया जनरेट करते हैं, फिर तीसरा आइडिया जनरेट करते हैं. इस तरीके से एक लूप सा बन जाता है. सो इसको हम लूपिंग कहते हैं. तो अ सीरीज ऑफ फ्री राइटिंग एक्टिविटीज इन विच एन आइडिया फ्रॉम द प्रीवियस फ्री राइटिंग सैंपल जनरेट्स एन आइडिया फॉर द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट फ्री सेशन. फिर जर्नलिंग होता है. जर्नलिंग में सिमिलर टू फ्री राइटिंग होता है, लेकिन यहाँ पे वर्ड्स की लिमिटेशन होती है rather than टाइम. ओके, सिमिलर टू द फ्री राइटिंग, जर्नलिंग इज असाइंड टू राइटिंग ऑन सेट टॉपिक विद अ वर्ड लेंथ ऑफ रिक्वायरमेंट rather than a set time period, but with no emphasis on correctness. Alright, another way of brainstorming is clustering और mapping. यहाँ पे हम लोग डिफरेंट आइडियाज को पहले तो लिखेंगे, उसके बाद में उनको एक पर्टिकुलर ग्रुप में जो वो आइडिया रिप्रेजेंट कर रहा है उसको हम वहां पे इनसर्कल करेंगे. या फिर बैक वे में कर सकते हैं कि पहले हमने टॉपिक्स इनसर्कल कर दिया और फिर डिफरेंट आइडियाज को उन सर्कल्स में जोड़ने की कोशिश करें, जैसे कि हमने यहाँ पे डायग्राम में भी दिखा रखा है. तो बेसिकली क्लस्टरिंग और मैपिंग इज नथिंग बट जॉटिंग डाउन टॉपिक ideas or supporting points and then encircling them into clusters or working them backwards, starting with empty circles and then filling them in. Another way is cubing. Cubing में basically हमें 6 एंगल से सोचना पड़ता है, 6 कोण से सोचना पड़ता है. That is comparison, contrast, free association of the subject, analysis, importance और use से. और लिस्टिंग में बेसिकली हम लोग सारे आइडियाज को लिस्ट करते हैं और उसके बाद में उसकी इम्पोर्टेंस और एनालिसिस को हम लोग प्रेफरेंसेस देते हैं. ओके, सो ये थे ब्रेनस्टॉर्मिंग. और इंटरव्यूइंग, डिस्कसिंग, क्वेश्चनिंग और आउटलाइनिंग. इंटरव्यूइंग एंड डिस्कसिंग में बेसिकली आप अपने टॉपिक पे और ज़्यादा जानना चाहते हो और तो आप एक एक्सपर्ट के साथ इंटरव्यू कर सकते हो, उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो कि इस टॉपिक के बारे में और क्या क्या चीज़ें हो सकती है. सो बेसिक टॉकिंग एन आइडिया ओवर विद समवन एल्स, आइदर एन एक्सपर्ट इन द केस ऑफ इंटरव्यूइंग और अ मेंबर ऑफ योर राइटिंग कम्युनिटी. ओके, दैट विल इन्वॉल्व इंटरव्यूइंग एंड डिस्कशन. क्वेश्चनिंग में भी सेम तरीके से चीज़ें होती है. जैसे हम इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं, वैसे ही हम अपने आप से क्वेश्चन पूछें कि इस राइटिंग को और बेटर बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें और हमें जाननी ज़रूरी है. तो सिमिलर टू इंटरव्यूइंग एंड डिस्कसिंग, द राइटर बोथ आस्क क्वेश्चंस एंड आंसर्स द क्वेश्चंस ही और शी जनरेट्स अबाउट द टॉपिक. आउटलाइनिंग में बेसिकली हम लोग फॉर्मल और इनफॉर्मल लिस्टिंग करते हैं और सारे फ्रेजेस को लिखते हैं. उसके बाद में देखते हैं कि वो उस कंसर्न टॉपिक के बारे में क्या कम्युनिकेट कर रहा है. So formal or informal listing of sentences or phrases that communicates points on concerning the topic. Revising में basically हमको क्या क्या रिवाइज करना देखते हैं हम पहले कि ओवरऑल थीम ऑफ राइटिंग सही है या नहीं है, जो इंडिविजुअल पॉइंट और सेपरेट फीचर्स हैं वो क्लियरली सही है या नहीं है. देन ऑर्गेनाइजेशन में देखना चाहिए हमें कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, अरेंजमेंट ऑफ योर राइटिंग, इंटायर वर्क और स्पेसिफिक पार्ट्स, चाहे वो पूरा वर्क हो या कुछ पार्ट हो या कुछ सेंटेंसेस हो, उनकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है. उसके बाद में हम देखेंगे इट इज नॉट व्हाट यू से, इट इज हाउ यू प्रेजेंट योर आइडियाज. ये आपने प्रेजेंट कैसे किया है और क्या टोन यूज की है वो सही है या नहीं है, वो हम रिवाइजिंग में देखेंगे. देन योर राइटिंग पर्पस इन्फ्लुएंसेस योर कंटेंट, ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टाइल. तो आपका जो राइटिंग का पर्पस है वो फुलफिल हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो आप रिवाइजिंग में देखेंगे. फिर रेफर टू अ सिंगल पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल और इंस्टीट्यूशन सच एज गवर्नमेंट, इंडिविजुअल एक्सेट्रा, ये सब आपने किया है नहीं किया. डिस्क्राइब मोटिवेशन, सिचुएशन और रीजन फॉर राइटिंग, ये सारी चीजें हम रिवाइजिंग में देखने वाले हैं. सो हाउ यू विल गो अबाउट रिवाइजिंग इज, सबसे पहले प्रिंट व्हाट यू हैव रिटन. एक बार आपने प्रिंट कर लिया, उसके बाद में आप उसको रीड करो, फिर उसमें से नोट्स बनाओ और फिर रिवर्स आउटलाइन भी करके देखोगे कि अगर मैं दूसरी विपरीत दिशा से चलता हूं तो भी मेरा राइटिंग सही जा रहा है या नहीं जा रहा है. उसके बाद में कलर कोड भी कर सकते हो कि ये
जैसे आपने ब्लैक कलर कर दिया, ग्रीन कलर कर दिया कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है और इस चीज़ को ऊपर होना चाहिए, तो इस तरीके से कलर कोड करके आप अपनी राइटिंग को सुधार सकते हैं। उसके बाद ड्राफ्ट को कट कर सकते हैं, फिर नया पैराग्राफ भी क्रिएट कर सकते हैं या एब्स्ट्रैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, और इस तरीके से आप टर्न टेबल्स करके चीज़ों को चेंज करके और दूसरों के साथ में ओपिनियन भी शेयर कर सकते हैं। एंड देन दिस वे यू कैन इम्प्रूव योर राइटिंग। नाउ एडिटिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो योर सेल्फ, देन यू हैव टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम योर सर्कल, ब्रेक फ्रॉम योर आर्टिकल एंड try or approach someone and let them read the article aloud to you, okay, and then read your essay backwards also. Actively participate in editing workshops, replace overused word and phrases, ऐसे phrases जो आपने बार बार यूज किए उनको रिप्लेस कीजिए। Consider your audiences and instructor in their pronoun choices, ठीक है, और बार बार इसके स्पेलिंग, स्पेसिंग, डुप्लीकेशन, ओमिशन, फॉर्मेटिंग ये सब है कि नहीं उसके लिए आप चेक कीजिए। ओके, सो ये था आपका राइटिंग का प्रोसेस। नेक्स्ट लेक्चर में हम टेक्निकल डिस्कोर्स के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।